Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू Beautybeastpie. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. Guys, इस वीडियो में मैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री गर्ल इन दी पिक्चर को एक्सप्लेन करूँगी. इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर हैं स्काई बॉर्गमैन. नेटफ्लिक्स हमेशा ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री पेश करता है जो काफ़ी दिल डुबाने वाली होती हैं. इस बार भी नेटफ्लिक्स ने एक दिल डुबा देने वाली डॉक्यूमेंट्री प्रीमियर की है. इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसे शॉकिंग राज खुलते हैं जिससे ऑडियंस को अफसोस भी होता है कि कभी कभी लोग कितना बेबस होते हैं. ये ट्रू क्राइम 90s का है. उस वक्त ज़माना इतना एडवांस नहीं था और टेक्नोलॉजी भी इतनी स्मार्ट नहीं थी. लेकिन गाइस, अगर आपको कभी किसी की लाइफ या नेबर्स में कुछ अजीब लगे तो आप लोग पहली फुर्सत में पुलिस से कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि कभी कभी चुप रहने से भी बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है. एक रात ओक्लाहोमा सिटी में एक लड़की की जख्मी बॉडी मिलती है. उस लड़की का रोड एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इंजरीज की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठी. अब पुलिस को उस लड़की की आइडेंटिटी ही नहीं पता चल रही थी कि आखिर वो लड़की कौन थी. इस बारे में पता लगाने के लिए पुलिस को बहुत अरसा गुजर चुका था और इस केस ने लोगों को खौफ में डाल दिया था. डायरेक्टर ने इस डॉक्यूमेंट्री पर खूब काम किया है. गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. IMDb पर गर्ल इन दी पिक्चर को मिले हैं 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10. रॉटन टोमेटोज पर गर्ल इन दी पिक्चर 94% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 88%. गर्ल इन दी पिक्चर को गूगल यूज़र ने 97% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटीबीस्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द डॉक्यूमेंट्री. अप्रैल 1990 में लेट नाइट कुछ बॉयज़ हाईवे से गुजर रहे थे. अचानक रोड के साइड पर किसी की बॉडी दिखती है इन्हें. अब ये ग्रुप फैसला करता है इस बॉडी को चेक करने का. वो एक लड़की की जख्मी बॉडी थी जिसकी सांस अभी भी चल रही थी. ये ग्रुप जल्दी से उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसे फ़ौरन ही ICU में भेज दिया जाता है. अब एक ओल्ड मैन को कॉल लगाई जाती है. उससे पता चलता है कि ये अननोन लड़की उसकी वाइफ टोनिया ह्यूग्स है, जो पेशे में टेलसमिक स्ट्रिपर है. टोनिया सरवाइव नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई. टोनिया का हस्बैंड और उसका एक छोटा बेटा माइकल ह्यूग्स था. टोनिया सबको बहुत पसंद थी, चाहे वो उसके कुलीग्स हों या उसके पड़ोसी, क्योंकि टोनिया लविंग हार्ट और हम्बल थी. जब पुलिस ने टोनिया की फैमिली के बारे में पूछा तो किसी को टोनिया के फैमिली के बारे में नहीं पता था और टोनिया ने कभी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी. उन्होंने आखिर टोनिया टेडलॉक नामी लड़की के घर कॉल लगाई तो टोनिया के घर से मालूम चला कि टोनिया टेडलॉक तो 20 साल पहले ही मर चुकी है, जबकि ये टोनिया नामी लड़की सिर्फ कुछ मंथ्स पहले ही मरी थी. टोनिया की क्लोज फ्रेंड जो उसके साथ स्ट्रिप क्लब में डांसर थी, कैरन ने ही टोनिया के हस्बैंड क्लेरेंस ह्यूग्स को कॉल लगाकर टोनिया के बारे में इन्फॉर्म किया था. अब डॉक्टर्स को लग रहा था कि टोनिया की मौत सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट इंजरीज की वजह से नहीं हुई थी और ये अजीब बात थी. डॉक्टर्स का मानना था कि टोनिया के ऊपर तशद्दुद हुआ है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है. कैरन जानती थी कि टोनिया अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं थी और वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती थी, क्योंकि वो टोनिया को अपने बेटे माइकल को कहीं लेकर जाने नहीं देता था. जब टोनिया की डेथ हुई तो हॉस्पिटल वर्कर्स ने कैरन को बताया कि माइकल बिल्कुल बात नहीं कर रहा है. कैरन को मालूम था कि कुछ तो सही नहीं है. कैरन ने हॉस्पिटल से मदद ली और ओक्लाहोमा डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विस के ज़रिए माइकल को फॉस्टर केयर में डलवा दिया. इस तरह माइकल फ़ौरन फॉस्टर होम बीन फैमिली में चला गया. जब माइकल बीन फैमिली में गया वो सिर्फ 2 साल का था और वो वहाँ 6 साल तक रहा. इन 4 सालों में क्लेरेंस ने बहुत कोशिश की कि माइकल उसके पास आ जाए और ये तक इल्ज़ाम लगाए कि बीन फैमिली माइकल पर जुल्म करती है. बीन फैमिली का क्लेम था कि माइकल को पसंद नहीं था कि क्लेरेंस उससे मिलने आए, लेकिन जब माइकल का DNA टेस्ट लिया गया तो पता चला कि क्लेरेंस माइकल का बायोलॉजिकल फादर ही नहीं था. और ये बात बहुत शॉकिंग थी. इस कहानी में और भी शॉक्स लगने वाले थे. 1944 में
क्लेरेंस माइकल के स्कूल गन पॉइंट पर घुस गया और उसने माइकल के प्रिंसिपल पर गन पॉइंट कर माइकल को किडनैप कर लिया। क्लेरेंस माइकल और स्कूल प्रिंसिपल को जंगल में लेकर गया और प्रिंसिपल को ट्री से बांध दिया और माइकल को लेकर प्रिंसिपल की सेमी ट्रक में चला गया। अब ओक्लाहोमा की लोकल पुलिस इस केस को लेती है, लेकिन 6 साल के बच्चे को जल्दी ढूंढने के लिए ये केस FBI के पास चला जाता है। एजेंट जो फिट्जपैट्रिक के पास जाता है ये केस। जो इस केस के जड़ तक जाना चाहता था, इसीलिए वो क्लेरेंस ह्यूग्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है। वहाँ से पता चलता है कि क्लेरेंस का असल नाम फ्रैंकलिन फ्लॉयड है। जब फ्लॉयड के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं, उससे पता चलता है कि फ्लॉयड के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे थे। उसने एक यंग लड़की को किडनैप किया था और वो एक बैंक रॉबरी में जेल जा चुका था और उसने एक औरत पर हमला भी किया था। फ्लॉयड को 8 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन वो बेल पर आज़ाद हो गया। लेकिन एक ट्रायल में कोर्ट में पेश होने वाले दिन वो कोर्ट में आया ही नहीं और भाग गया और वो 20 साल से गुमनाम था और अब वो माइकल की किडनैपिंग केस में सामने आया था। अब ये खबर आग की तरह टीवी पर फैल गई। टोनिया के कुलीग्स के मुताबिक टोनिया को फ्लॉयड ने ही कत्ल किया था। टोनिया के न्यूज़ फैलने पर एक औरत US जॉर्जिया से सामने आती है, जेनी फिशर। जेनी का कहना था कि इस लड़की का नाम टोनिया नहीं बल्कि शैरन मार्शल था और शैरन स्कूल में जेनी की बेस्टी थी। जेनी और शैरन ने बहुत वक्त साथ गुजारा था और इस तरह शैरन के और भी स्कूलमेट सामने आते हैं और वो गवाही देते हैं कि शैरन कितनी अच्छी स्टूडेंट और इंसान थी। शैरन एक स्मार्ट गर्ल थी जो एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहती थी जॉर्जिया टेक से। लेकिन शैरन का ख्वाब जब टूटा जब वो प्रेग्नेंट हो गई और वो ये बात जेनी को बताती है कि वो अपना बेबी अडॉप्शन में दे देगी। लेकिन जब जेनी ने फ्लॉयड की फ़ोटोज़ टीवी पर देखी, वो शॉक थी कि ये आदमी जो शैरन का हस्बैंड है, जॉर्जिया में ये आदमी शैरन का फादर था। जेनी FBI से बात करती है और वो बताती है कि फ्लॉयड कितना घिनौना आदमी है। जेनी बताती है कि एक दिन वो शैरन के घर नाइट स्टे के लिए गई। जेनी शैरन के ड्रॉअर में बिकनी और अजीब से कपड़े देखती है। इस पर शैरन का कहना था कि ऐसे कपड़े मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किए हैं। लेकिन जेनी के लिए ये स्ट्रेंज था कि कोई फादर अपनी बेटी को ऐसे कपड़े क्यों गिफ्ट करेगा। अचानक फ्लॉयड रूम में आ जाता है और वो गन पॉइंट पर जेनी को ज़मीन पर बिठा देता है और उसके सामने अपनी बेटी के साथ सेक्स करता है। जेनी ये देखकर बहुत डर गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शैरन जेनी को बताती है कि उसके फादर ऐसे ही हैं और जेनी भी इन सब बातों की आदी हो जाएगी। खैर 1988 में फ्लॉयड शैरन को लेकर जॉर्जिया छोड़ देता है और टैम्पा फ्लोरिडा चले जाता है। शैरन ने उधर एक वॉन्स वीनस स्ट्रिप क्लब में एज अ डांसर काम किया था और वो प्राइवेट सेक्स वर्कर की तरह भी काम कर रही थी, जबकि ये क्लब के रूल्स के खिलाफ था। शैरन ने अपने पुलिस को बताया था कि ये सब उसके हस्बैंड करवाता है उससे। शैरन को मालूम था कि वो एक जालिम शख्स है, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उसका एक बेटा था माइकल। शैरन माइकल को अडॉप्शन में नहीं देना चाहती थी। खैर शैरन की एक स्ट्रिप डांसर बेस्टी थी शैरिल। शैरिल काफ़ी गॉर्जियस थी और मर्द उसके दीवाने थे। इसी तरह फ्लॉयड भी शैरिल का दीवाना था। अब शैरिल रोज़ शैरन के घर आती थी, एक फैमिली मेम्बर की तरह। शैरन की एक नेबर थी जो माइकल की बेबी सिटिंग करती थी। उसका कहना था कि शैरन और शैरिल दोनों ही फ्लॉयड से सेक्सुअली अब्यूज़ होती थी। अब शैरिल इन सब से तंग आ गई थी और उसने क्लब में सबको ये बता दिया था कि फ्लॉयड उसे मारने की धमकी देता है। एक रात फ्लॉयड का पड़ोसी नोटिस करता है कि फ्लॉयड शैरन और माइकल को लेकर आधी रात को फ्लोरिडा छोड़ रहा था और उसने पूरा घर धमाके से उड़ा दिया था कि पुलिस को उसके बारे में कोई सबूत ना मिले। FBI को वहाँ से पता चलता है कि फ्लोरिडा से निकलने के बाद ओक्लाहोमा में फ्लॉयड ने अपना नाम क्लेरेंस किया और शैरन का नाम टोनिया और टोनिया से शादी कर ली थी ताकि पुलिस को शक ना हो फ्लॉयड पर। अब टोनिया की ज़िंदगी अजाब हो गई और वो 1990 में मारी गई, जबकि वो उस वक्त सिर्फ 20 साल की थी। अब FBI फ़ौरन फ्लॉयड को ढूंढना चाहती थी क्योंकि वो माइकल को बचाना चाहते थे। फ्लॉयड ने केंटकी में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दिया था,
FBI ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवर करने के बहाने फ्लॉयड को अरेस्ट कर लेती है। अब फ्लॉयड पर तरह तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे असॉल्ट, किडनैपिंग और मर्डर, जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ था। खैर, कोर्ट फ्लॉयड को 25 साल की कैद सुनाती है, लेकिन जो चाहता था कि फ्लॉयड को उम्र कैद की सज़ा हो। FBI को मालूम था कि फ्लॉयड ने मासूम माइकल और शायन का कत्ल कर दिया है, लेकिन फ्लॉयड अपने मुंह से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था और उससे जो भी सवाल होते थे वो उसका झूठा जवाब देता था। खैर, FBI को फ्लॉयड के सेमी ट्रक के नीचे से कुछ पॉर्नग्राफिक फ़ोटोज़ मिलती हैं, जिसमें शायन और शैरल की न्यूड फ़ोटोज़ थी। अब खुशकिस्मती से 1995 में एक डीकम्पोज बॉडी मिली थी पुलिस को फ्लोरिडा से, और ये डेड बॉडी शैरल की थी, जो 1989 में मिसिंग थी। यही वजह फ्लॉयड को फिर उसी जगह लेकर आ जाती है जहां वो कोर्ट में खड़ा था। फ्रैंकलिन फ्लॉयड शैरल का मर्डर केस बन गया था। इस बात से फ्लॉयड मान लेता है और उसे डेथ पेनल्टी की सज़ा होती है। लेकिन माइकल कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ था, ये बात अभी तक सामने नहीं आई थी। माइकल को मिसिंग हुए हुए बहुत साल गुजर चुके थे, इसीलिए FBI को ये मालूम था कि माइकल मर चुका है। 2015 में 2 FBI एजेंट फ्लॉयड से मिलने जाते हैं, ये पोस्ट करके कि वो फ्लॉयड की मदद करना चाहते हैं, और फ्लॉयड को थोड़ा वीक करके ये पता लगा लेते हैं कि फ्लॉयड ने माइकल के हेड के पीछे 2 गोली मारकर उसे मार दिया था। जो जगह फ्लॉयड ने बताई थी कि उसने माइकल की बॉडी कहाँ दफन की है, अथॉरिटीज़ ने बहुत तलाश की उसकी बॉडी, लेकिन उनको माइकल की बॉडी आज तक नहीं मिली। फ्लॉयड आज भी इंतज़ार में है अपने डेथ पेनल्टी के। अब बस यही इम्पॉर्टेंट था कि टोनिया ह्यूग्स की असल पहचान को सबके सामने लाना, कि आखिर वो किसकी बेटी थी और वो कहाँ से थी। FBI को ये यकीन था कि शायन फ्लॉयड की बेटी नहीं थी, क्योंकि 20 साल की उम्र को ध्यान में रखते हुए शायन 1969 और 1970 में पैदा हुई थी, जबकि फ्लॉयड 1963 से लेकर 1972 में जेल में था। अब शायन की असल आइडेंटिटी सामने लाना जो का मकसद बन गया था कि आखिर शायन के असल पेरेंट्स कौन थे। 24 में एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने एक किताब लिखी थी, द ब्यूटीफुल चाइल्ड, जिसमें शायन मार्शल के बारे में और उसके ऊपर जुल्म होने की दास्तान थी। कितनी छोटी सी उम्र में शायन को अपनी मासूमियत खोनी पड़ी थी। जब ब्रिकबैक ने जेल में फ्लॉयड से किताब के हवाले से इंटरव्यू किया, फ्लॉयड की बातों से ब्रिकबैक को ऐसा लगा जैसे वो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली असॉल्ट हुआ है अपने बचपन में, और वो अपने सारे जुर्म से इनकार कर रहा था। बुक लॉन्च होने के बाद एक लड़की मैगन सामने आई और उसका कहना था कि वो शायरन की बायोलॉजिकल डॉटर थी। यहाँ ये रिवील हो जाता है कि शायरन 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी और माइकल शायरन की पहली औलाद थी, और बाकी 2 बच्चे शायरन ने अडॉप्शन में दे दिए थे। अब फाइनली 2014 में मैगन के DNA की मदद से नेशनल सेंटर ऑफ मिसिंग एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन शायरन की असल आइडेंटिटी ढूंढ लेती है, सुजैन मारिया से वेगस। 1970s में फ्लॉयड एक औरत सैंडी चिपमैन से मिला था और फ्लॉयड ने उसे अपने ट्रस्ट में ले लिया था और उससे शादी कर ली। सैंडी की उस वक्त 3 बेटियां थीं जो उसके पहले हस्बैंड से थीं। फिर सैंडी ने दूसरी शादी कर ली छुपकर, लेकिन उसकी वो शादी ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं सकी। अब सैंडी अकेले पड़ गई थी, इसीलिए उसने फ्लॉयड से शादी की थी ताकि वो सिक्योर लाइफ गुजार सके। लेकिन कुछ ही अरसे में सैंडी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि फ्लॉयड कितना ख़राब आदमी है। सैंडी जेल गई चोरी करने की सूरत में। उसी वक्त फ्लॉयड ने सैंडी की 3 बेटियों को किडनैप किया और सबसे बड़ी बेटी सुजैन को अपने पास रखा, बाकी 2 बेटियों को अडॉप्शन में दे दिया। उस वक्त सुजैन सिर्फ 5 साल की थी। अब दुनिया को पता चल गया था कि सुजैन के असल पेरेंट्स सैंडी और क्लिफ थे। सुजैन की क्लोज फ्रेंड्स ने उसकी बेटी मैगन और उसके फादर से मिलकर सुजैन की कब्र के टॉम्ब स्टोन पर असल नाम लिखवाया सुजैन का। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि सुजैन को कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा कि आखिर वो कौन थी। गर्ल इन दी पिक्चर खुद सुजैन के लाइफ पर थी और उस लड़की ने अकेले बहुत कुछ सहा था, बिल्कुल चुपचाप। डॉक्यूमेंट्री के लास्ट में फ्लॉयड के बारे में कुछ नहीं बताया गया। फ्लॉयड आज तक जेल में है और अपनी डेथ पेनल्टी का इंतज़ार कर रहा है।
गाइस आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस।